मैं जितेंद्र सिंह पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग को इतिहास में, भारतीय इतिहास में आज हम लोग का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, इसके विषय में आज हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान इतना ही रखना है कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ वह प्रयाग के निकट कौशाम्बी में 3री सदी के अंत में हुआ। गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ वह प्रयाग के निकट कौशाम्बी में 3री सदी के अंत में हुआ। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त का तो श्रीगुप्त कहा जाता है कि प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। यानी कि प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। और कहा जाता है कि श्रीगुप्त का कार्यकाल, शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है कि 240 से 280 ईस्वी तक रहा है। और इनका उल्लेख, श्रीगुप्त का उल्लेख प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है, यानी कि उसी अभिलेख में ताम्रपत्र जो अभिलेख है, पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख, पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आप देखेंगे कि आदि राज कहा गया है। आदि राज कहा गया है, ठीक है। और इनका यानी श्रीगुप्त का शासन काल 240 से 280 ईस्वी तक माना गया है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, यानी कि आप देखेंगे कि श्रीगुप्त जो है ये महाराज की उपाधि धारण किया। इत्सिंग के अनुसार, जो विदेशी विद्वान है इत्सिंग, इनके अनुसार, यानी कि इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके द्वारा धारण की गई उपाधि महाराज सामंतों द्वारा धारण की जाती थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि श्रीगुप्त किसी शासक के अधीन शासन करते थे। यह अनुमान लगाया गया है, क्योंकि इत्सिंग जो है ये कहते हैं कि इन्होंने जो है मगध में मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो महाराज की जो उपाधि धारण किए थे, यह उपाधि, महाराज की उपाधि उस कालखंड में सामंतों के द्वारा ली जाती थी। सामंत अपने आप को महाराज कहते थे। इससे यह कयास लगाई जाती है कि श्रीगुप्त किसी शासक के अधीन शासन करते थे, यानी कहीं न कहीं ये सामंत थे। अब इसमें श्रीगुप्त के बाद एक नाम आता है, वो है घटोत्कच की। घटोत्कच की आता है। ये जो है यानी कहा जाता है कि 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसने भी अपने आप को महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर
पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच के गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। यानी कि प्रभावती गुप्त का जो पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो है उसमें घटोत्कच को गुप्त वंश का पहला राजा बताया गया है। यानी कि घटोत्कच को पहला राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के अगल बगल तक ही सीमित था और इसने करीब 320 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि 280 ईस्वी में इसे जो है उत्तराधिकारी बनाया गया और ये जो है शासन जो किया तो आप देखेंगे कि करीब 320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया घटोत्कच ने। इसके बाद यानी कि श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच और घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इनकी बात आती है तो कहा जाता है कि इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक है। 319 से 335 ईस्वी तक है इनका शासनकाल माना जाता है। कहा जाता है कि घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा और वह बहुत ही प्रतापी राजा था। घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा और यह एक प्रतापी राजा बना। इसने उस समय के यानी किसने चंद्रगुप्त प्रथम ने उस कालखंड के प्रसिद्ध जो लिच्छवी कुल था, लिच्छवी कुल के कन्या से जिनका नाम था कुमार देवी, लिच्छवी कुल के कन्या से जिनका नाम था कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यानी कि इन्होंने ये जो है किसके उत्तराधिकारी रहे, घटोत्कच का। और चंद्रगुप्त प्रथम जो अपना शादी जो किया वह जो है कुमार देवी से किया, कुमार देवी। और कुमार देवी जो थी ये जो है लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी। और चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इतना क्लियर हो गया। इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी और इसने एक संवत, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत यानी कि गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में चलाया था। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये जो है गुप्त संवत जो है 319-20 में ये जो है गुप्त संवत चलाया। और समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम जो है समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपना जब उत्तराधिकारी बना दिया समुद्रगुप्त को तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या किए, संन्यास धारण कर लिए। अब हम लोग आते हैं समुद्रगुप्त पर। समुद्रगुप्त इनकी बात करते हैं तो हम लोग को पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और इसने गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल माना जाता है 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इनका शासन माना जाता है। इतना क्लियर हो गया। समुद्रगुप्त देखिएगा कि वो जो है थोड़ा सा पहले से जो राजनीति की जो राजा की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी में थोड़ा सा ये परिवर्तन किया। तो क्या परिवर्तन किया, तो गुप्त साम्राज्य के पहले अगर देखिएगा
तो मगध था। अब मगध का प्रमुख शासक अशोक को माना जाता है। अशोक एक नीति बनाया था, वह नीति थी शांति की नीति, किसी पर आक्रमण नहीं करने की नीति। यह जो है अशोक ने बनाया था। लेकिन समुद्रगुप्त क्या किया कि इस पॉलिसी को बदल दिया, यानी कि समुद्रगुप्त अशोक की शांति एवं अनाक्रमण की नीति के विपरीत उसका उल्टा हिंसा एवं आक्रमण में विश्वास करता था। ये जो है पहले जो चली आ रही थी, जो मौर्य साम्राज्य से शांति की नीति, अनाक्रमण की नीति, उस नीति को इसने पलट दिया और पलटकर जो है हिंसा एवं आक्रमण की नीति को अपनाया, यानी कि इसमें यह विश्वास इसको था। समुद्रगुप्त के देखिएगा कि समुद्रगुप्त इस नीति को जो पलटा, तो पलटने के बाद वह एक विद्वान व्यक्ति भी, यानी कि इसलिए कि विद्वानों का वो बहुत इज्जत करता था, तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे, जिन्होंने इलाहाबाद के प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर खोदा गया है जिस पर अशोक का स्तंभ लेख है। यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नामक एक प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिसने इलाहाबाद के प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किए हैं, और यह अभिलेख उसी स्तंभ पर लिखा हुआ है जिस पर अशोक का स्तंभ है। इसने, यानी कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों की उद्घोषणा के लिए अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। यानी कि समुद्रगुप्त क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ कराया, ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि अब जो है, यानी कि समुद्रगुप्त विजय करना चाहता है, यह विजय करने के लिए इच्छुक है। इसके लिए इसने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। समुद्रगुप्त के प्राप्त कुछ सिक्का मिला है, उन सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम खुदा हुआ है। यानी कि समुद्रगुप्त का कुछ सिक्के मिले हैं, सिक्के, इस पे लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम, यानी कि ये जो है समुद्रगुप्त के क्या बोलते हैं अभिलेख पर लिखा हुआ है, सिक्कों पर लिखा हुआ है। उस पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया, यानी कि बीड़ा वादन सरस्वती मां करती हैं, तो उस अभिलेख पर अश्वमेध, उस सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम लिखा है, और उस पर बीड़ा वादन करते हुए, बीड़ा वादन करते हुए जो है चित्र जो है दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने लगभग 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं, 6 प्रकार की सोने की मुद्राएं जारी किया है। ये 6 प्रकार की सोने के मुद्राएं कौन से थे? जैसे गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता एवं वीरासरण। ये जो है यानी कि 6 प्रकार का इसने जारी कराया। तो 6 प्रकार की स्वर्ण जो मुद्राएं जारी किया, मुद्रा, तो देखिएगा पहला गरुड़, ये आप लोग क्लियर है, गरुड़। दूसरा धनुर्धर, तीसरा आप देखिएगा कि परशु था, परशु। चौथा आप देखिएगा कि अश्वमेघ, उस पर ये सिक्का का नाम है। पांचवा व्याघ्रहंता, और छठा जो है आप देखेंगे कि वीरासरण।
यानी कि ये 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं इसने जारी करवाया। अब ये 6 प्रकार का जो स्वर्ण मुद्राएं गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता, वीरासरण, ये जारी जो करवाया था उसमें गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। सबसे जो है लोकप्रिय गरुड़ मुद्रा थी। अपने सिक्कों पर समुद्रगुप्त ने, आप देखिएगा, अप्रतिहत, व्याघ्र पराक्रम, पराक्रम जैसे जो है उपाधि धारण किया है। समुद्रगुप्त ने धरणी बंध यानी कि पृथ्वी को बांधना, धरणी बंध यानी कि पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया। ये समुद्रगुप्त जो है यानी कि अपना लक्ष्य बनाया धरणी बंध। धरणी बंध का मतलब होता है पृथ्वी को बांधना, पृथ्वी को बांधना। यह अपना ये क्या किया कि लक्ष्य बनाया, अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए जो क्षेत्र जो है उसको हम लोग 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं। समुद्रगुप्त जो क्षेत्र जीता था उसको हम लोग कितने भाग में बांटकर देख सकते हैं? 5 भाग में देख सकते हैं। प्रथम भाग में आप देखिएगा कि प्रथम भाग में जो एरिया आता था वह एरिया था गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र आता था। दूसरा जो आप देखिएगा कि दूसरा जो भाग था, दूसरा भाग, ये जो भाग था हिमालय के पूर्वी भाग, जैसे हिमालय के पूर्वी भाग जैसे नेपाल, असम, बंगाल, नेपाल, असम, बंगाल, ये जो क्षेत्र थे ये दूसरे भाग में था। तीसरा भाग में यानी कि तृतीय जो भाग था, इस भाग में जो क्षेत्र आते थे वह था विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र आता था। ये विंध्य क्षेत्र में पड़ने वाला जो आटविक राज था, यानी कि आटविक राज, जो को जंगली राज भी कह सकते हैं, आटविक राज्य, ये आते थे। फिर जो चौथे भाग में, यानी कि चौथे भाग में आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र जो आते थे वे थे पूर्वी दक्कन एवं दक्षिण भारत के 12 शासक शामिल थे। यानी कि पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के जो 12 शासकों को जो शामिल किया था, जो समुद्रगुप्त ने अपना अधीनता स्वीकार कराया था और अधीनता स्वीकार करा के उनको मुक्त कर दिया था, वो लोग आते थे चौथे भाग में। और 5वें भाग में शकों एवं कुषाणों का क्षेत्र था। पांचवें भाग में शकों एवं कुषाणों का क्षेत्र था। यह यानी कि समुद्रगुप्त का था। अब देखिएगा कि एक परवर्ती चीनी स्रोत जो मिला है उससे यह पता चलता है, एक परवर्ती चीनी स्रोतों से पता चलता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ये परवर्ती चीनी स्रोतों से पता चलता है कि श्रीलंका के एक राजा मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप सबको इस वीडियो में
उतना ही बताया गया है जितना परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।